अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और इसराइल के माहदे पर बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी जश्न मनाया जाए, बड़ी खुशी मनाई जाए, बड़ा क्रेडिट लिया जाए, क्योंकि जी पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इस जंगबंदी के लिए। मैंने उस वक्त ही अपने खदशात का इजहार किया था कि ये जंगबंदी मुस्तकिल नज़र नहीं आ रही और ना ही आप इसराइल को ट्रस्ट कर सकते हैं, और अब ये खदशात दुरुस्त होते भी नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब जो है वो निज़ाम के लिए परेशानी का बायस बन चुके हैं, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं उनको हलफ उठाए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कैबिनेट जो है उसको तश्कील नहीं दिया और अहम इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया इस निज़ाम को कि जनाब आपको बात किसी न किसी तौर मानना ही पड़ेगी, वरना जो उमूर मुमलिकत हैं वो चलाने में दुश्वारी का सामना रहेगा। क्या उनके आगे के प्लान्स हैं और इस इब्तदाई सिग्नलिंग के क्या इश्यूज़ हैं और क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी मतीउल्लाह जान साहब सहाफ़ी के ऊपर जो एक मुकदमा 1 साल पहले दायर किया गया था, उस मुकदमे का ट्रायल शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और इसके ऊपर तमाम ही जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी भी कंडेम कर रहे हैं क्योंकि है ही बहुत घटिया किस्म का ये मुकदमा। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो पंजाब गवर्नमेंट का एक और झूठ है वो किस तरह से अब बेनकाब हो रहा है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी मुल्क की सियासत जो है वो किस तौर बैठेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुहेल आफरीदी जो नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, जिनके बारे में ये गुमान था कि जनाब ये तो कोई नातजुर्बाकार सा खिलाड़ी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो खिलाड़ी है ये काफ़ी भारी पड़ा है और इन्होंने 3-4 दिन हो चुके हैं हलफ उठाए हुए, इसके बावजूद भी अपनी कैबिनेट तश्कील नहीं दी है। और वजह उन्होंने साफ तौर पर यह बताई है कि वो समझते हैं कि उन्हें अपने लीडर इमरान खान से मुशावरत करनी है, जो कि उनका हक भी है, और उसके बाद वो फाइनल करना चाहते हैं अपनी कैबिनेट को। तो अभी तक उन्होंने इसके लिए भरपूर कोशिशें भी की हैं, खुद भी अडयाला पहुंचे हैं, कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाए हैं। आज एक हेयरिंग भी है उनकी रिट पिटिशन के ऊपर जो उन्होंने मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने पर्सनली हुकूमत से रब्ता करके शहबाज शरीफ साहब को भी जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए। तो वो हर जगह पर जो कोशिश कर सकते थे वो भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मज़ाहमत भी कर रहे हैं। और ये जो इजलास हुआ सिक्योरिटी के अफ़गान महाजरीन के मामले पर, उसमें उन्होंने शिरकत भी नहीं की एहतजाजन, और इसके साथ साथ उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ भी हुई है कि जी वो नहीं जो आए तो उसको बड़ा माइंड भी किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि बंदे ने लड़के ने दिखा दिया कि लड़का जो है वो अड़ गया है और लड़का जो है वो जल्दी कोई पीछे हटने के लिए भी तैयार नज़र नहीं आता। तो जो शुरू के उनके सिम्टम्स हैं वो तो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। आज जरगा भी बुला चुके हैं वो, और इसके साथ साथ अभी तक जो एक और उनका हंगामी काम है वो ये कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है। ये भी काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि इससे पहले ये इजलास जो है वो शायद 28 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था, लेकिन अब बाबर सलीम सवाती साहब से मिलकर अचानक ही सिर्फ 24 घंटे के नोटिस के ऊपर ये इजलास बुला लिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इजलास में खासी गर्मा गर्म तकारीर भी होंगी और काफ़ी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। इसीलिए इसको हंगामी तौर पर इजलास को रिस्टोर किया गया सेशन को। तो दूसरी तरफ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो गेम है, जो सियासी गेम है, उसको कोशिश तो ये की जा रही है कि किसी तरह जी निज़ाम इमरान खान और पीटीआई के बगैर चलाया जाए, लेकिन हकीकत यही है कि घूम फिर कर बात वहीं अटक जाती है और निज़ाम नहीं चलाया जाता। हुकूमत चल रही है लेकिन मुल्क नहीं चल रहा, चाहे आप किसी भी एंगल से देख लें। आज मैं देख रही थी कि जो महंगाई है उसकी फिर से लहर आ गई है। आज सब्जियों की कीमत इतनी ज़्यादा हुई हुई है, टमाटर जो है वो मुल्क में कहीं भी 500 रुपये से किलो कम नहीं मिल रहे हैं, बल्कि एक जगह तो मैंने कहीं पढ़ा कि शायद कराची में तो 600 या 700 तक भी पहुँचे हुए हैं। तो इसी तरह पंजाब की भी मुख्तलिफ शहरों में ऐसी सूरत हाल है। इसकी तो वजह खैर कुछ इसलिए भी है कि अफ़गानिस्तान से जो मामलात ख़राब हुए हुए थे तो उसकी वजह से कुछ सब्जियों की तरसील रुकी और उसकी वजह से भी ज़ाहिर है कुछ इम्पैक्ट आया। लेकिन ओवरऑल भी इस वक्त आटे की कीमत आपको पता है बढ़ चुकी है, चीनी की कीमत बढ़ चुकी है, सब्जियों की कीमत बढ़ चुकी है, गोश्त की कीमत बढ़ चुकी है, दूध की कीमत में इजाफा हुआ है। तो ये ओवरऑल आपको एक महंगाई की फिर से लहर नज़र आ रही है, और ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा हर गरीब अमीर ने इस्तेमाल करनी होती हैं।
तो ये अब आपको आगे जो है इसका इम्पैक्ट है वो मज़ीद नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ज़ाहिर सी बात है, एक तो लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, और उसके अंदर आपकी महंगाई की जो नई लहर है वो ये आपको इंडिकेट कर रही है कि आप कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। अगर आप मैक्रो इंडिकेटर्स भी देखें तो उसमें भी पता चलता है कि जो आपका तिजारती खसारा है वो भी कहीं का कहीं पहुंचा हुआ है। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो इस वक्त बिल्कुल बहुत हद तक कम होकर बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट जो है वो नज़र आ रही है। इसी तरीके से आपकी जो इंडस्ट्री है ओवरऑल वो बैठी हुई नज़र आ रही है। तो किसी भी सूरत में कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि हाँ बहुत कोई कहीं पे आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हों। सरमायाकारी जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल आपकी इस वक्त पिछले 2 सालों में आप देख लें कोई आपको काबिल ज़िक्र इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही, बल्कि जो कंपनीज मौजूद थी वो भी यहाँ से रोल बैक कर गई हैं। लेकिन ऐसे में जो हुकूमती तवज्जो है वो सिर्फ इस तरफ है कि जी इसी सिस्टम को हमने चलाना है इन एनी केस, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ रहा हो। आज मैं सुहेल वड़ाई साहब का भी कॉलम देख रही थी कि जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि ये तय हो चुका है कि जी पीटीआई की इस हुकूमत में कोई गुंजाइश नहीं है इस निज़ाम में, और इसी इत्तेहादी हुकूमत के साथ हमने आगे बढ़ना है। और आगे का जो सेटअप है उसके लिए अभी कुछ फैसला हतमी नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म किसको बनाना है, मरीम नवाज़ को बनाना है या बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनाना है। ज़ाहिर है वो भी इसके कैंडिडेट हैं, लेकिन तंजीम अभी पंजाब में किसी भी जमात की नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसी का भी आप सेटअप बना लें, लेकिन ये बहरहाल आपको सोचना पड़ेगा कि आपने इमरान खान का आखिर क्या करना है। और यहाँ पे उन्होंने एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा इस्तेमाल किया कि आपको इमरान खान की ज़िंदगी और सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना पड़ेगा, वरना वो मुस्तकिल किसी भी निज़ाम के लिए अदम इस्तेहकाम का कभी भी बाइस बनने का ख़दशा रहेगा, उनका ख़तरा मौजूद रहेगा। तो ये इनकी बात मुझे ख़ासी काबिल एतराज़ लगी। अव्वल तो पहले मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने ये बताया कि जी उनकी गुंजाइश नहीं है फ़लाँ की और ये वो और इस तरह, तो मुझे याद आ रहा था उनका वो कॉलम जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले लिखा था, जिसमें उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताया था कि जनाब पीटीआई तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती और बस नून और इतनी सीटें जीत जाएगी और इस तरह हो जाएगा और उस तरह हो जाएगा और जनाब बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत बन जाएगी। और बाद में फिर आपने देखा कि अगले ही दिन उनके जो दावे थे किस तरह ज़मीं बोस हुए, सारा का सारा तज्जिया उल्टा के रख दिया लोगों ने, और बिल्कुल उस हकीकत के बरक्स किस्म के जो रिज़ल्ट्स आए तो फिर सारे तज्जियाकार जो हैं वो हैरान और परेशान बैठ गए कि अब हमने करना क्या है। तो इनके तज्जियों की अब ये इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है, और अभी भी ये ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जैसे ये चूँकि जी निज़ाम इस वक्त तैयार नहीं है तो ये उनको आने नहीं देंगे और इस तरह की चीज़ें, जबकि वक्त बदलने में पाकिस्तान में कोई देर नहीं लगा करती। दूसरा जो ये बात हो रही थी कि जी वज़ीर आज़म किसको बनाना है, तो ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि पिछले दिनों ये जो आपस में चपकलिश चल रही थी PMLN और पीपल्स पार्टी की, उसकी भी बुनियादी वजह यही बताई जाती है कि आगे चल के फिर इन्होंने लड़ना ही है, क्योंकि इस पे ऊपर इनको फिर होगा कि जी पीटीआई को तो आप साइड पे ही रखें और हम दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है उसके लिए अब एक लड़ाई रहेगी। मरीम नवाज साहिबा तो किसी को पास भी नहीं फटकने देंगी, और दूसरी तरफ बिलावल ने अगर ये सारा टाइम इतने हौसले से बर्दाश्त किया और इनको सपोर्ट भी दी है तो वो भी इसकी कीमत वसूल करना चाहेंगे। तो अब यहाँ पर जो है वो एक मैच पड़ा रहेगा इनका, लेकिन इनको लगता है कि एक वही जो जिस डरावे से पहले इन्हें डराया हुआ है कि चुप करके बैठ जाओ वरना खान आ जाएगा, तो इसी तरह इनको फिर किसी कॉम्प्रोमाइज़ में करने की कोशिश की जाती रहेगी। लेकिन जो आखिरी बात सुहेल वड़ाई साहब ने लिखी है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि जी आपको खान की ज़िंदगी या सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी का लफ्ज़ उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, ये बड़ा हैरानकुन था। पहली बात तो ये कि ज़िंदगी के फ़ैसले करना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ये कोई इंसान उसका फ़ैसला कैसे कर सकता है। दूसरी बात ये है कि इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि जी वो तो मुस्तकिल निज़ाम के लिए एक अदम इस्तेहकाम के लिए का ख़तरा रहेंगे, तो गोया आप ये बात कह रहे हैं कि जो शख्स अपने मैंडेट के लिए या अपनी तौर पर मज़ामत की अगर वो सियासत करता है तो उसका मतलब है वो अदम इस्तेहकाम कर रहा है। यानी अगर आप निज़ाम के मुखालिफ कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि उसको उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके साथ आपको किसी भी तरह उसका कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी बात लगी, इसकी कुछ बात समझ में नहीं आई। बहुत से लोग तो इसको यूँ इंटरप्रेट कर रहे थे कि जी उन्होंने ये कहा कि इन्हें एलिमिनेट कर दें। मैं नहीं समझती कि सुहेल वड़ाई साहब इस हद तक सोच सकते हैं कि जी वो ये मशवरे दे रहे हों कि जी आप उन्हें एलिमिनेट कर दें, लेकिन ये लफ्ज़ वैसे उन्होंने
जो ज़िंदगी वाला इस्तेमाल किया उसने मुझे भी हैरान ज़रूर किया एक दफ़ा। लेकिन बहरहाल अब ये जो सियासी गेम है बड़ी दिलचस्प है और मज़े की बात, इसके ऊपर एक लतीफ़ा भी आपको सुना दूँ कि जी पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि हम 1 महीना अभी और देंगे, अभी और वक्त इस हुकूमत को देंगे और अभी हम देखेंगे कि ये क्या परफॉर्म करते हैं और हमारी जो तजावीज़ है उनको खातिर में लाते हैं या नहीं। तो मैं इस पे बस हंस ही सकती हूँ क्योंकि वो कहते हैं जितनी आपकी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। तो जिस बात का आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो भाई आप उतनी बड़ी बड़कें क्यों मारते हैं, जब आपको पता है कि आप ये तय अपने तौर पर कर ही नहीं सकते, आप इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप ये तय करें कि आपने इस हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना, ये इत्तेहाद को कायम रखना है या नहीं रखना, तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं कि जनाब हम फैसला करेंगे कि हमने चलना है या नहीं चलना। तो ये काफ़ी फ़नी बात है कि उसके बाद फिर आप मीटिंग में बैठें और उसके बाद कहें कि हाँ जी हमने तय किया है कि अभी हम इस निज़ाम को चलने देंगे। क्यों जी, अब उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा कर लिया जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस निज़ाम को चलना चाहिए। तो ये इस वक्त इनका एक लतीफ़ा है। लेकिन बहरहाल हम तो पहले ही इनकी लड़ाई को कभी सीरियस नहीं ले रहे थे, आपने देखा होगा मैंने कोई ज़्यादा अपने व्लॉग्स में इसके ऊपर बात भी नहीं की। बहरहाल जी अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त लाहौर की पोजीशन है, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि कल कुछ अकाउंट से बड़ा एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि स्मॉग जो लाहौर में ख़ास तौर पर लपेट में ले लेती है इन दिनों में, और आगे ज़्यादा जो नवंबर का महीना होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाया करती है। तो उस स्मॉग को जो है बड़ा ज़बरदस्त काबू कर लिया है और वो जो एंटी स्मॉग गन्स मंगवाई गई हैं, बड़ी मशीनरी है कोई ज़बरदस्त, और जनाब उसने और बाकी इन्होंने जो इक़दामात उठाए हैं तो उससे तो जनाब स्मॉग का ख़ात्मा हो गया और ज़बरदस्त चल रहा है मामला ये वो। हकीकत यह है कि अभी स्मॉग का सीज़न जो है वो उस तरह से बाकायदा शुरू ही नहीं हुआ था। आमतौर पर ये सीज़न 20 तारीख के बाद ही शुरू होता है लाहौर में और उसके बाद ये तकरीबन नवंबर के एंड तक चलता है और ये 1-1.5 महीना जो है वो स्मॉग का रहता है और उसमें जो ख़ास तौर पर नवंबर के 10-15 दिन होते हैं वो खासे डेंस स्मॉग रहती है। तो अब इन्होंने क्या ये किया कि अभी वो वाला उसका टाइम पीरियड शुरू भी नहीं हुआ और शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हमने तो कंट्रोल कर लिया, हमने तो कंट्रोल कर लिया। हकीकत ये है कि आपने एंटी स्मॉग गन्स जो मंगवाई हैं वो एक जुज़वी तौर पर टेम्प्ररी एक इफ़ेक्ट ज़रूर दे सकती हैं कि थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स हैं फ़िज़ा में जो होते हैं उसको वो किसी हद तक कंट्रोल कर लें या उसको बिठा दें नीचे। अदरवाइज़ जो इसमें अगर आप ये कहें कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है तो ये परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं है। स्मॉग के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं और आपकी जो ये एंटी स्मॉग गन है उसको किसी हद तक थोड़ी बहुत देर के लिए उसको ज़रा कह लें कि मसले जैसे डिस्प्रिन आप देते हैं ना कि सर दर्द थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन वो फिर दोबारा हो जाएगा अगर उसका प्रॉब्लम जो रूट कॉज है वो आपने दूर ना किया हो। तो ये कुछ इसी किस्म की चीज़ है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जगह जगह पे आपने खड़ी करके ये जो एंटी स्मॉग गन्स हैं उस पर मरीम नवाज़ की तस्वीरें लगा के एक दफ़ा फिर ये तशहीरी मुहिम का जो एक आप ज़रिया बना सकते थे वो ज़रूर आपने बना लिया है। लेकिन हकीकत ये है कि आज अगर आप इंडेक्स देखें तो पता ये चलता है कि लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। और रात 10 बजे के अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स का मुशाहिदा करें तो पता चलता है कि 207 पे ये पहुंचा हुआ है और अभी तो ये इब्तदा है। मतलब पिछले साल तो मुझे याद है कि ये तकरीबन 1000 के आसपास और इससे भी ऊपर चला गया था। तो अभी ये इब्तदा है, अल्लाह ना करे कि ये बढ़े। हम तो चाहते हैं कि जी हम खुद लाहौरी हैं, हम तो चाहते हैं फ़िज़ा साफ़ हो, अल्लाह करे कि फ़िज़ा हमें साफ़ ही रहे, इस तरह का ना हमें देखना पड़े फ़िज़ा को कि जहाँ पे सांस लेना मुहाल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो पिछले 2-3 सालों से बहुत बुरे तरीके से हमें ये भुगतना पड़ रही है स्मोग, और जिसमें जिस बुरी तरह से सेहत मुतासर होती है वो भी जो लाहौर के शहरी हैं उसकी अजियत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज के जो इंडेक्स हैं उसके मुताबिक तो ये सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई, और पंजाब के तकरीबन 6 से 7 शहर जो हैं वो इस लिस्ट में टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। आप इससे अब अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये जी इस वक्त की इसके ऊपर अपडेट्स हैं। बाकी एक ख़बर आज ये भी है हमारे पास कि जो पीटीआई के एक रहनुमा हैं राजा शहबाज भट्टी साहब, ये बड़े एक्टिव हैं रावलपिंडी में, अक्सर आपको हर जगह नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, अडयाला के बाहर भी अक्सर दिखते हैं। और इनको जो है गुज़श्ता रात गिरफ़्तार करने की इत्तलात आई थी कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार किया है।
लेकिन उसके बाद आज दिन भर उनका कुछ पता ना चला और किस थाने में हैं कोई उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मंडे के रोज़ उन्हें किसी अदालत में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन पूरा दिन संडे का वो कहाँ रहे, किस थाने में रहे, उनके किसी अजीज़ व अकारिब को भी नहीं बताया गया। तो इनकी गिरफ्तारी के ऊपर काफ़ी आवाज़ बुलंद की जा रही है और ये राजा शहबाज भट्टी साहब पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक दफ़ा फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो आप कह सकते हैं कि क्रैकडाउन्स, गिरफ्तारियों का सिलसिला ये कहीं रुका नहीं है, अगरचे अब इसमें TLP भी शामिल हो गई। और मैं बहुत सी आज खबरें देख रही थी कि उनके भी किसी फलां कारकुन के घर पे छापा मार दिया, फलां जगह पे एक वकील भी है उनके, कोई उनके घर पे छापा मार दिया, कोई तोड़ फोड़ कर दी। तो इस तरह की चीज़ें अब एक रूटीन मैटर बन चुका हुआ है पंजाब पुलिस के लिए। तो आज ये खबर भी जो है वो अब इसमें आ गई है। बाकी एक मज़हका खेज़ जो केस बनाया गया था मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़, सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, जब पिछले साल 24 नवंबर के मार्च के मौके पर 26 नवंबर का वाक़या पेश आया था, तो मतीउल्लाह जान साहब अपने सहाफ़ी दोस्त साकिब के साथ पहुँचे थे, साकिब बशीर के साथ अस्पताल गए और वहाँ जाकर उन्होंने जांचने की कोशिश की कि क्या वाकई यहाँ पे डेड बॉडीज़ और ज़ख्मी लाए गए नहीं, क्योंकि उस वक्त भी हुकूमत सिरे से इनकारी थी कि जी गोली तो चली ही नहीं है। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पर पता चला कि बहुत से लोग जो थे ज़ख्मी थे और वो ज़ख्म जो थे वो इसी नौइयत के थे कि उन्हें गोलियां लगी थीं और वहाँ पे लाए गए थे। फिर ये भी पता चला कि अस्पताल के जो रजिस्टर हैं उसमें से रिकॉर्ड भी गायब करने की कोशिश की गई और फिर इतना ही नहीं बल्कि मतीउल्लाह जान साहब को भी गायब कर दिया गया अलॉन्ग विद हिज कंपेनियन साकिब बशीर साहब। और उसके बाद 1.5 दिन बाद उनको, साकिब बशीर साहब को तो खैर चंद घंटों के बाद छोड़ दिया गया और मतीउल्लाह जान को भी कुछ देर बाद छोड़ा गया और उसके बाद उनकी एक बहुत ही बोगस और मज़हका खेज़ मुकदमे में गिरफ्तारी डालकर उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया और मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया मनशियात का। और जो उनको जानते हैं लोग, उस वक्त ही सबने इस घटिया मुकदमे को इतना कंडेम किया कि उन्होंने तो कभी सिगरेट तक नहीं पिया और उनके ऊपर आपने मनशियात का झूठा मुकदमा बना दिया। उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आके खुद कहा कि ये एक बिल्कुल झूठा और बोगस मुकदमा है और बल्कि जिसने ये बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 1 साल गुजरने के बाद बजाय इसके कि मुकदमा बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई होती, उल्टा मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए चालान पेश कर दिया गया है। तो इसके ऊपर एक दफ़ा फिर सब जाहिर है कि आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि कितने शर्म की बात है कि एक सहाफ़ी जो अपनी सहाफ़ती ड्यूटी अंजाम दे रहा था, जो हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको ना सिर्फ ये कि अगवा किया बल्कि उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया। ख़ुद हुकूमत ने माना कि ये झूठा मुकदमा है और उसके बावजूद भी 1 साल के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने के बजाय उस मुकदमे को उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। तो असल में बात वही है कि जो लोग सच बोल रहे हैं इस दौर में, जो लोग इस दौर में जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, गलत को गलत कहते हैं और मतीउल्लाह जान साहब स्टिल तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो अदालती मामलात में जो खेल खेले जा रहे हैं उनके ऊपर खुल के वो बात करते हैं, तो उनके ऊपर भी शिकंजा टाइट किया जाता है और इसी उसका रविश का इस वक्त भी मतीउल्लाह जान साहब शिकार बन रहे हैं। इसके अलावा तो इसमें कोई वजह नज़र नहीं आती। क्या ही ये प्रूव कर देंगे और अल्टीमेटली तो इसको रद्दी की टोकरी में ही जाना है केस को। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो हुकूमत है ये कितनी बेबस भी है कि अपने मुंह से मानते हैं कि ये गलत है और इतनी इनमें ताकत नहीं है, इतनी इनकी पोजीशन नहीं है कि ये उस बोगस मुकदमे को ख़त्म करवा सकें। तो और इन्होंने क्या फ़ैसले लेने हैं या क्या इन्होंने ये कहना है कि हाँ जी हुकूमत हम चला रहे थे। कल को आप देखिएगा ये जब हुकूमत से निकलेंगे तो हर चीज़ का ज़िम्मा डाल रहे होंगे कि जी हमारे पास तो पावर्स थी ही नहीं, हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था। तो तब ये ऐसे ही रो रहे होंगे। आखिर में बात कर लेते हैं जी इसराइल की, जहाँ पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में बमबारी की जा रही है, फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, धमाके हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये जो अमन मुआहदा हुआ है इसके बाद से अब तक तकरीबन 47 मरतबा खिलाफ वर्जी हो चुकी है, ये गार्जियन कह रहा है अखबार। और इसमें जो 33 फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। आज भी जो मासूम फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये तमाम लोग जो इस अमन मुआहदे को सपोर्ट कर रहे थे, क्या उनमें से किसी एक शख्स ने भी आकर इस बात को कंडेम किया है कि जनाब ये अमन मुआहदे के बाद किस तरह खिलाफ वर्जी की जा रही है और क्यों इसराइल की तरफ से अभी भी ये बमबारी जारी है? जब आपने एक इसराइल ने ये पैक्ट साइन कर लिया कि जी अमन मुआहदा हो गया, सीज़ फायर हो गया, तो फिर क्यों उनकी जानिब से ये बमबारी का सिलसिला जारी है?
क्यों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को अभी भी शहीद किया जा रहा है। तो ये लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी हमने बहुत कोई आला काम कर लिया था, अब उसका जवाब दें ना कि फिर अब क्यों नहीं उसको आप कंडेम करते इसके ऊपर कि जनाब आप किस तरह ये सीज़ फायर हो रहा है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। हमें तो पहले ही अंदाज़ा था कि ये इसराइल को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और इस अमन मुआहदे के पीछे इनका कोई मज़मूम मकसद ही हो सकता है कि उन्हें घेर के हमास को किसी तरह जो बाकी उनकी रही सही लड़ाई की ताकत है वो भी ख़त्म की जाए, अपने इसराइली जो यरगमाली हैं वो भी रिहा करवाए जाएँ, और जो एक तन्हाई का भी शिकार हो रहा था इसराइल, क्योंकि पूरी दुनिया अब इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में आपने देखा कि बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे थे, बड़े बड़े जो ममालिक हैं उन्होंने कंडेम करना शुरू कर दिया था। और जब यूएन में भी स्पीचेस हो रही थी तो आपको याद होगा कि जब नेतन्याहू स्पीच के लिए आए तो पूरा हॉल खाली हो गया था। तो इस तरह की इसराइल के ऊपर एक सफारती तन्हाई थी, इस किस्म के उनके ऊपर प्रेशर्स आ रहे थे, और ऐसे में ये अमन मुआहदा करके उनको एक तरह से लाइफ लाइन दी गई। और उसके बाद ये अमन मुआहदा भी ऐसा था जिसमें जहाँ पे सब लोग खड़े थे वहाँ पे ये सहूलतकार भी थे और सपोर्टर्स भी थे, और ये जो जंग करने वाले लोग थे ट्रंप साहब और नेतन्याहू ये भी सब मौजूद थे। नहीं था तो उनकी तरफ से कोई नहीं खड़ा हुआ था। और अल्टीमेटली अब हमें ये नज़र आ रहा है कि इस मुआहदे की आड़ में बज़ाहिर आपने इसराइल को कितने फ़ायदे दे दिए हैं, और 4 ममालिक ने तो अब्राहम अकॉर्ड को भी साइन कर लिया, और ट्रंप तो बड़े इस वक्त होपफुल हैं कि जी और ममालिक भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि जो जिस बात पे एक शुक्र सब मना रहे थे कि चलें कम से कम उनका खून बहना बंद होगा फ़लस्तीनियों का, तो वो तो अभी भी नहीं हो सका। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाना था, इसके ऊपर आपका जो मुआहदा था वो खामोश था। जो इतने लोगों का खून बहाया गया है उनको कैसे एहतसाब के दायरे में लाना था, उसके ऊपर ये मुआहदा खामोश था। क्या फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना है, कैसे करना है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, इसके ऊपर ये मुआहदा खामोश था। तो इसी वजह से सब इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि क्या ये जो मुआहदा है ये अमन की गारंटी देगा, और क्या इससे फ़लस्तीनियों को भी कुछ मिलेगा या सब कुछ इसराइल को ही मिलेगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि वक्त के साथ इसके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।